हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल आप सभी स्टूडेंट्स का। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज इसको 30 मिनट्स के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और इस लेक्चर में बढ़िया बढ़िया नोट्स का यूज किया है। वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सर्च कर रहे हो साइंस मैथ की बेस्ट बुक तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा चेंजेस। चेंज समझते हो ना, बदलाव, चेंज होना। अब चेंज हमारे पास कई तरह के होते हैं, बट मेन हम लोग बात करेंगे टू चेंजेस की। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड हमारे पास होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, आउटर आपको चेंज दिखाई देगा। केमिकल चेंज क्या होगा? जो फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज करे। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, आगे गए उसको बदला जा सकता है। केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फिजिकल की बात करें तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, और केमिकल में हमारे पास नया प्रोडक्ट बन के आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल में से कुछ एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास है, यहां पर हमारे पास हो गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड से आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड। वो कन्वर्टेबल तो है, आप लिक्विड से उसको क्या कर सकते हो? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड से फिर दोबारा वो लिक्विडिफाई हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, एक नया कंपाउंड बन गया है ना। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, और अगर रस्टेड आयरन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, एक नया कंपाउंड बना है। आप कुछ भी करके जंग लगे हुए लोहे को दोबारा लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? when two or more substance react to form a new substance with different properties, then it is called chemical reaction। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें, एक नया कंपाउंड बने और उसकी प्रॉपर्टीज भी नई वाली हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यार यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, हमारे पास है सोडियम। सोडियम में हमने पानी मिला दिया, तो भाई आपको पता होगा सोडियम और पानी की बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है ना। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा NaOH और साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है ना। अब एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट किसे कहा जाता है? दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो बन के आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नोट भाई? आटा है, आटे से रोटी बना ली, तो जो आटा है वो रिएक्टेंट है, और जो रोटी है वो क्या कहलाएगी भाई? प्रोडक्ट कहलाएगी। आगे मूव करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा यार ये रिएक्शन हो रही है? आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। वो चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? चेंज इन फिजिकल स्टेट, भाई सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट हो सकती है, या फिर लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। चेंज हो सकती है फिजिकल स्टेट। इसके अलावा कलर में चेंज आ सकता है ना। रिएक्शन में आपको टेम्परेचर चेंज दिखाई देने को मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा, है ना। वहां पर गैस इवॉल्व हो सकती है। इसके अलावा आपको प्रेसिपिटेशन, वहां पर आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते दिखाई देंगे। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो जनरली क्या इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। क्या होता है प्रेसिपिटेट? अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सॉलिड बनने लग जाए जो लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रेसिपिटेट। एग्जांपल देता हूं, आपने कभी दूध से पनीर बनाया होगा, बनते हुए देखा होगा। दूध को गर्म करते हैं, उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ना पनीर बनने लग जाता है। अब वो जो पनीर है वो छोटे छोटे सॉलिड की फॉर्म में है ना। तो वो जो क्या होता है वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि यार यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन गया। और कुछ एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिकल मैं आपको करवाऊंगा भी, डोंट वरी। आगे मूव करते हैं। केमिकल इक्वेशन किसे कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। आपके पास क्या है? कोई भी एक रिएक्शन है, आपको उसको सिंबल या फॉर्मूलाज की हेल्प से आप लोग लिखने लग जाओ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वही हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अब आप उसको सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से लिख लो। क्या आ जाएगा? यहां पर आ गया H2, यहां पर आ गया O2, एंड यहां पर हमारे पास बन गया वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहो
तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग पे एक डिटेल वीडियो भी आएगी और एक डिटेल्ड वन शॉट भी आने वाला है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि हाँ सर इसका एक डिटेल वन शॉट करा दो, 1.5-2 घंटे का वन शॉट होगा जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ये तो ये है कि यार एक चैप्टर की ना क्रिस्प रिवीजन जो है इस तरीके से हो सकती है। आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल की हेल्प से जब आप लिखने लगते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे ये केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है रिएक्टेंट और राइट साइड में जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को, रिएक्टेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन के निकलते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब क्वेश्चन ये राइज आता है कि सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करना है। एक ना लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इन अ रिएक्शन रिमेन सेम, या mass can neither be created nor be destroyed, total mass of universe remains constant, mass can be converted from one form to another form। इन सभी बातों का मतलब एक ही है कि भाई रिएक्शन के अंदर मास सेम रहना चाहिए, मास को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये बात लिखी गई है, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन में जितने एटम्स रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही एटम्स अगर प्रोडक्ट की तरफ हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जरूरत क्यों पड़ी किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की, जरूरत क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। वो क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो जिसकी वीडियो भी आएगी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कभी भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, मेरा नाम ओगी है। आई होप आप लोगों ने कार्टून देखा है, बताना कमेंट सेक्शन में अगर देखा है कि नहीं, है ना। एक सीरियल आता है, सीरियल नहीं अगेन वो भी कार्टून है, मोटू एंड पतलू, एंड मेरा नाम ओगी है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे ना तो सबसे पहले आप लोग बैलेंस करते हो मेटल को, फिर आप लोग बैलेंस करते हो नॉन मेटल को, फिर आप लोग बैलेंस करते हो ऑक्सीजन को, एंड लास्ट में आप लोग बैलेंस करते हो हाइड्रोजन को। बेटा ये ट्रेंड होता है, ये ऑर्डर होता है, और अगर आप ऐसे बैलेंस करोगे तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी। आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जरूरत क्यों है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो हमारे पास एक ये बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। नेक्स्ट हमारे पास Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग एलिमेंट लिख लो, फिर आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, फिर आप लोग लिख लो राइट हैंड साइड में कितने हैं, और जो कम ज्यादा हो उनको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में आयरन देखो कितने हैं, लेफ्ट साइड में आयरन है 1, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, क्लियर। उसके बाद राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत हो गया शायद नहीं, पक्का से गलत ही हुआ है हमसे। हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 4। याद रखिए मेरा नाम ओगी है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस कर लो, मेटल है आयरन, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है, तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेटल के बाद आप देखोगे नॉन मेटल, नॉन मेटल वैसे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, बट उसके अलावा वाली नॉन मेटल देखनी है, वो नहीं है। तो उसके बाद किसको बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं, राइट साइड में 4 है और लेफ्ट साइड में कितने हैं 1 है। तो इस 1 को 4 कैसे बनाया जाए भाई बताओ, इस 1 को 4 कैसे बनाया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए हैं। अब देखिए जब आपने ऑक्सीजन 4 करे हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो चुके हैं, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन हो चुके हैं 8,
हाइड्रोजन हो चुके हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है 2। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये एंड भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और आप देखोगे कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। कैसे बैलेंस करते हैं, मेरा नाम ओगी है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले हमारे पास Fe थी, इधर 3, सॉरी पहले तो इधर तो Fe1 ही था, इधर 3 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन इधर 4 थे, इधर 1 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर ऑक्सीजन को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो चुके हैं, जबकि इधर 2 थे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आप देखो कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो इजीली बेटा जी बैलेंस हो चुकी है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहले बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। 6 तरह की रिएक्शन है जो हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड लास्ट हमारे पास आएगी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है किसमें कंबाइंड होगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है A प्लस बी, और इससे हमारे पास क्या बन के आ जाए AB, है ना। 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक बना दें, आयरन और मैग्नेट जुड़ गए, एक हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, है ना। आटे में पानी घोल दिया तो भुना हुआ आटा बन गया, वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन या द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले को जला दो, C प्लस O2 गिव्स CO2। अब देखो ये तो 2 थे और ये जुड़ के एक हो चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे फॉर्म होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स 2H2O, ठीक है। उसके बाद है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जैसे हमारे पास क्या है भाई, जस्ट अ मिनट, हाँ, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेकअप, टूट जाना। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट होगा बट वो एक से ज्यादा पार्ट के अंदर टूट जाएगा, जैसे कि हमारे पास A है और वो ब्रेक डाउन हो जाए किसके अंदर, B प्लस C के अंदर। कई तरीके हो सकते हैं ब्रेक डाउन करने के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कांच है ना, एक कांच का टुकड़ा है, मैं उसको तोड़ दूं, छोड़ दूं, या कांच पे मैं हथौड़ा मार दूं, ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर दो, किसी जगह पर गर्म कर दो, गर्म कर दोगे तब भी चीजें अलग, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग करने के। काट दो, कागज है, कागज को काट दिया, वो कोई केमिकल रिएक्शन है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ यार तोड़ देना है, ब्रेकअप करवा देना है। बाबू सोना होते हैं ना, तुम्हारी क्लास में बाबू सोना कुछ बन चुके हैं, आई नो, और पेरेंट्स अपना डंडा उठाएं, दे दे दे, देन वो बाबू सोना अलग अलग हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। कौन सी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अच्छा, डीकंपोजिशन के, ब्रेकअप के कई सारे तरीके होते हैं कि यार इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। तो सबसे पहले हमारे पास है थर्मल डीकंपोजिशन, फिर है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, फिर है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। थर्मल, थर्मल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, थर्मामीटर होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, आप डीकंपोजिशन कराओगे विद द हेल्प ऑफ हीट। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, करंट पास कराओगे ब्रेकअप के लिए। और लास्ट हमारे पास है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, ये स्पेशल रिएक्शन होती है। फोटो वर्ड केमिस्ट्री में कभी भी आ जाए, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। जब आप डीकंपोजिशन के लिए, ब्रेकअप के लिए सनलाइट का यूज करते हो तो आप लोग क्या बोलोगे कि यहां पर हमारे पास कौन सी है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा जी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकंपोजिशन क्या होती है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन। आपको हीट का यूज करना है डीकंपोजिशन के लिए। जैसे हमारे पास सबसे पहले CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। क्या लिखा गया है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जनरली फेमस है वाटर के लिए। आप क्या करते हो, इस तरह से एक सेटअप होता है,
है ना। इधर क्या लगा देते हो, इधर 2 रोड लगा देते हो और इनमें से पास कराते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारा वाटर है, वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए याद रखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं एनोड और छोटू को हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड, और उसकी तरफ कौन सी गैस जाती है, इधर जाया करती है ऑक्सीजन गैस, और इधर हमारी कौन सी गैस जाती है, इधर हमारी जाया करती है हाइड्रोजन गैस। इधर हमारी कौन सी गैस जाती है भाई, हाइड्रोजन गैस जाया करती है। क्लियर है, तो याद रखना। और इसका एक शॉर्टकट ये भी है पाओ, है ना, PAO, PAO, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, एंड उधर जाएगा क्या, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहां पर यूज किया जाता है, वाटर के ब्रेकअप के लिए, पानी का अगर ब्रेकअप करवाना है तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। जब आप सनलाइट का यूज करते हो, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास AgCl है, आपने यहां पर सनलाइट लिया और ये केस में बन गया सिल्वर में एंड क्लोरीन के अंदर। सिमिलरली यहां पर इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है और आप लोगों ने यूज किया सनलाइट का, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag प्लस Br2, है ना। तो ये ऐसे बन के आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप समझ रहे हो, डिस्प्लेस कर देना। अगर आप में से कोई क्रिकेट के मैच देखता हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं। अब एक प्लेयर को बाथरूम आ गया, तो अब क्या करेगा, वो जाएगा, तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है, यही है। अब क्या होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप दूसरा बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक को हटा दो, A प्लस BC है, ये B चला जाए इधर, या A इधर चला जाए, ये हो जाएगा B प्लस AC। डिस्प्लेसमेंट का एक रूल है, हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर जाता है। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, जो ज्यादा बढ़िया प्लेयर होता है वो कम बढ़िया प्लेयर को डिस्प्लेस कर देता है कि तू जा, मेरे को आने दे, है ना। तो क्या होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस मारेगा लेस रिएक्टिव को। जैसे आपने जिंक की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहां पर ना जिंक ज्यादा एक्टिव है, जिंक ज्यादा एक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस मारेगा, ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सर आपको कैसे पता चला कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक्टिविटी सीरीज होती है। इसको याद करने के कई सारे ट्रिक हैं, जो आपको अच्छी लगे वो कर लो। मैंने तो अभी देखी थी एक ट्रिक, मेरे को बढ़िया लगी यार, मैं उसको बताता हूं। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, क्यों मिली। मिली यहां पर मरकरी के लिए यूज किया जा रहा है, मिली सिल्वर ओडी, सिल्वर ओडी एंड पीटी भी याद रखो, पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। सिल्वर ओडी एंड प्लेटिना। रिपीट करो एक्टिविटी सीरीज को, कैसे याद रख सकते हो, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ओडी एंड प्लेटिना। प्लेटिना एक बाइक होती है, आपने देखा होगा, जैसे स्प्लेंडर होती है ना, स्प्लेंडर होती है ना, स्प्लेंडर से मिलती जुलती बजाज की एक बाइक आती है जिसको हम लोग प्लेटिना कहते हैं। कैटरीना ने कार मांग ली है, कौन कौन सी मांगी है, ऑल्टो जेन एंड फरारी मांग ली है, फिर भी उसको क्या मिल रही है भाई, एक ऑडी मिली है। ऑडी तो अच्छी गाड़ी है बट साथ में प्लेटिना मिली है। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं एक्टिविटी घट जाती है, सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल है। जैसे आपने देखा होगा अभी जिंक और कॉपर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिंक और कॉपर में से जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है, जिंक ज्यादा एक्टिव होता है, जिंक ज्यादा एक्टिव होता है, दैट्स वाई वो कॉपर को डिस्प्लेस मारता है।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल नाम से क्लियर है कि दो। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम, वैसे आयंस की ही बात होती है, ग्रुप ऑफ एटम नहीं। टू डिफरेंट आयन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिस्प्लेस बाय ईच अदर। क्या होगा, दो अलग अलग आयन होंगे और वो एक दूसरे को डिस्प्लेस मार देंगे। जैसे कि हमारे पास है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस मार दे, क्या हो गया, बेरियम इधर चला गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम इधर, सोडियम उधर, साथ में बन गया सोडियम क्लोराइड। जैसे एक रिएक्शन और होती है AgNO3 प्लस NaCl, ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Ag, ये Na इधर, ये क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। ये हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यहां पर बन गया सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। क्या होगा, दो आयन एक दूसरे को डिस्प्लेस मारेंगे, सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस मार दिया और दो नए कंपाउंड हमारे पास बन के आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही इजी सी रिएक्शन है यार, बहुत ही इजी सी है। चलो मैं आपको इधर बता देता हूं, इधर हम लोग लिख लेते हैं। एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। एक है ऑक्सीडेशन और नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में याद रखिए ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन ऐड होगा, तो रिडक्शन इसकी उल्टी होती है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। या फिर याद रखो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और उसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा। और इसका एक शॉर्टकट और याद रखिए, कई बार इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, ऑयल इज रिग, ऑयल इज रिग। क्या होता है ऑयल इज रिग, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन is gain of electron. Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. क्लियर है? आगे मूव करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये लिखा गया है ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, है ना। जैसे कि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर H2S+O है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ सल्फर अकेला रह गया, है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है भाई, रिडक्शन हुई है। जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव दूर चला जाता है तो कौन सा चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। इधर आ जाओ रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है इसका उल्टा, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, गेन। इधर आ जाइए, जैसे 2KClO3 है, इधर ऑक्सीजन बाहर निकल गया, जब ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला जा रहा है तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। Na एंड H, सोडियम और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, जब सोडियम और हाइड्रोजन जुड़ गए तो रिडक्शन है। जिंक 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये हमारे पास है रिडक्शन। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, राइट साइड में जब लिखेंगे इट मींस वो जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में लिखेगा इट मींस ये रिएक्टेंट ये चीजें जुड़ रही हैं। इस पे +2 था, इलेक्ट्रॉन पे -2 था, +2 ने -2 कैंसिल कर दिया तो जिंक के ऊपर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जब हम इनको जोड़ के लिख देते हैं क्या होते हैं, 2 रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? समझना, देखो ये है ZnO+C, तो यहां पर क्या बन गया, Zn+CO। अब ZnO से Zn बन गया, यानी कि इसका ऑक्सीजन तो गया, इसका ऑक्सीजन गया तो इधर कौन सी रिएक्शन हुई है, रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला गया तो इधर कौन सी रिएक्शन हुई है, रिडक्शन। यहां पर कार्बन था, इधर CO है, यानी कि इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर जुड़ा है तो इधर कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। समझिएगा, इस पे हुई है रिडक्शन, इधर हुई है ऑक्सीडेशन। जिस पे रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है और ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। जिस पे रिडक्शन होती है वो रिड्यूस होता है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एजेंट में। देखो इस पे क्या हुई है, ZnO पे रिडक्शन, रिडक्शन हुई है,
तो इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया जिससे कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी। तो ZnO ने किसका काम किया है, इस पे खुद पे रिडक्शन हुई है, बट इसकी वजह से कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। कार्बन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ने खुद पे ऑक्सीडेशन शो कर दी, बट जिसकी वजह से जिंक पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिपीट कर रहा हूं, जिस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। सिंपल है, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिस पे रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा समझाता हूं, CuO + H2 है, ठीक है, इधर Cu अकेला हो गया, यानी कि इसका ऑक्सीजन गया, तो इस पे कौन सी रिएक्शन हुई है, जब इसका ऑक्सीजन गया तो इस पे रिएक्शन हुई है रिडक्शन, और इस पे ऑक्सीजन आ गया तो इसकी रिएक्शन कौन सी हुई है, ऑक्सीडेशन। अब समझिए, इस पे रिडक्शन हुई है तो एक एजेंट कौन सा है, क्योंकि इस पे रिडक्शन हुई है तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से किसी पर ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पे खुद पे ऑक्सीडेशन है, इसकी वजह से दूसरे पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन, तो ये कौन सा एजेंट कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह सिंपल इनको याद रखा जा सकता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो वर्ड का मतलब होता है एग्जिट होना, थर्म का मतलब होता है हीट। अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, दो रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज एमिटेड, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है ना, उस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मीथेन है, नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, इसकी आपने क्या कर दी, कंबशन कर दी, बर्न कर दिया इसको, तो हमारे पास बनेगा CO2 वाटर एंड साथ में हीट रिलीज होगी, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं एंडोथर्मिक, दो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे कि HGO है, इसने हीट ले ली और इसका ब्रेकअप हो गया यार, है ना, ये कोई डिकम्पोजिशन भी है ना, एक सिंगल कंपाउंड था, उससे अलग अलग हमारे पास एलिमेंट बन के आ रहे हैं, मरकरी बन गया, ऑक्सीजन बन गया, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आपने हीट का यूज किया है, हीट रिएक्शन के अंदर यूज किया गया है, हीट को एब्जॉर्ब किया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे फेमस एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, एक होता है रस्टिंग, रस्टिंग वर्ड यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है रस्टिंग वर्ड, रस्टिंग वर्ड इज यूज फॉर आयरन, जब लोहे को जंग लगता है तो हम बोलते हैं कि यार ये रस्ट हो गया, बट उसके अलावा कोरोजन हर एक मेटल के लिए, आप देखोगे एक दो मेटल को छोड़ दो, एक दो जो नोबल मेटल होती हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लैटिनम, ये जनरली खराब नहीं होती, वरना हर एक मेटल धीरे धीरे खराब होती है ना, वो धीरे धीरे जो खराब होती है ना उसको बोलते हैं कोरोजन। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अदर केमिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कोई भी मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, जब उस पर अटैक होता है, किसका अटैक होता है, एयर का, वाटर का, और बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है, इसके अलावा जो कॉपर है वो ग्रीन हो जाता है, जो आयरन है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं भाई, ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे पास बनते हैं किसके, कोरोजन के। आगे मूव करते हैं, किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो किसी भी मेटल को फ्रॉम कोरोजन। सबसे पहला तरीका है बाय पेंटिंग, ये बहुत फेमस भी है, हमारे घरों में आपने देखा होगा जो लोहे के दरवाजे होते हैं उन पे पेंट करते हैं। हाँ, इससे खूबसूरती बढ़ती है, बट इसका एक बड़ा रीजन है कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, सो दैट इसको जंग ना लगे, है ना। इसके अलावा बाय नॉट ब्रिंगिंग इट इन मच एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड रेगुलर क्लीनिंग, इसको ज्यादा बाहर किसी चीज के कांटेक्ट में मत लगाओ, लेके आओ और रेगुलर इसको क्लीन करते रहो, ये हम सिल्वर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बाय क्लीनिंग इट रेगुलरली बाय द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोल्ट। बेकिंग सोडा समझते हो ना, खाने वाला सोडा जो होता है, एंड सोल्ट को से रेगुलर उसको क्लीन करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉपर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा जी टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा मोस्टली जो खाने की चीजें हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से है। एग्जाम्पल में दे समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने चिप्स खाए होंगे, है ना, तो चिप्स के साथ क्या फंडा है, अगर आप उसको ओपन रख दोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उनका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। रोटी है, रोटी को ना बंद बर्तन में ही रखा जाता है, खुला नहीं रखा जाता रोटी को, वो बहुत हार्ड हो जाएंगी,
खाना कभी भी खुला नहीं रखा जाता है यार, वो खराब होने लग जाता है। किसकी वजह से? रेंसिडिटी की वजह से। क्या होती है रेंसिडिटी? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन फॉर ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। हमारे फूड मटेरियल में जो ऑयल या फिर जो फैट्स होते हैं उनकी स्लोली ऑक्सीडेशन होने लग जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, बिल्कुल बंद करके रखो, हवा लगने ही ना दो। हवा लगना, हमारे ना हरियाणवी में कहावत है, इसको तो हवा लग गई, और हवा लग गई का मतलब होता है कि भाई ये चीज खराब हो चुकी है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट, उनको डायरेक्ट सनलाइट में मत आने दो। रेफ्रिजरेटिंग ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, उसको कम टेम्परेचर, आपने देखा होगा हम बहुत सारी खाने की चीजों को फ्रिज में रखते हैं, बहुत कम टेम्परेचर अगर होगा तब भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का। और आपने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत सारी हवा भरी जाती है ना। अब हवा किस लिए? सो दैट कि भाई इतनी सारी हवा होती है, इतने चिप्स होते हैं, मतलब एक तो पैसा कमाना है, ये एक रीज़न है, बट इसके अलावा उसमें नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है सो दैट कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके लंबे समय तक। तो बेटा ये इसका सिंपल सा क्रिस्प रिवीजन है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं इसके एक डिटेल वन शॉट और इसके अलावा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको मस्त समझ में आ जाए, है ना, आपका एक सिंगल डाउट ना बचे। बाकी इसको पढ़ के ना आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा, यार ये चैप्टर हमें कहना क्या चाहता है। इसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बढ़िया बुक जो आपकी बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगी उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।